सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने बायोटेक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर ली थी और हम लोगों ने समझ लिया था कि बायोटेक है क्या और बायोटेक किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये भी हमने समझ लिया। तो अगर हम थोड़ा क्विक रिवीजन लेते हैं तो बायोटेक क्या है हमारा सिंपल सा कि जो आज के रिसेंट टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है बायोटेक कि डीएनए अगर हम कुछ भी बदलाव करते हैं उस बदलाव के परिणाम स्वरूप मानव कल्याण के लिए उत्पादों को बनाना, वही है क्या हमारा बायोटेक। तो अगर हम बायोटेक की बात कर रहे हैं तो बायोटेक में क्या कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं डीएनए में, जिसके परिणाम स्वरूप मानव कल्याण के लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और कैसे स्केल पे, लार्ज स्केल। ठीक है, कि घर में दही जमाना नहीं, मतलब कि लार्ज स्केल पे जब हम बना रहे हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियल स्केल, तब उसको हम बोल रहे हैं बायोटेक। ठीक है, इसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी कि दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। एक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने वो पढ़ा कि अगर हम डीएनए में कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं, उसमें उसको कट करना, उसको लाइगेट करना, जोड़ना या किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना कि जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिले, तो वो क्या कहला रहा है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहला रहा है। क्लियर है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। दूसरा आता है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि अगर कि हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें एक हम ऐसा वातावरण बनाएं जो कैसा हो, रोग मुक्त हो, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा वातावरण बनाएं कि जिसमें कोई भी ऐसे बैक्टीरियाज नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्या करे, उसको पॉल्यूट कर दे, उसको खराब कर दे। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, कि स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट हो और यहां पर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे उत्पाद केमिकल्स उनको बना रहे हैं जो मानव के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कुछ एंजाइम्स हो गए हमारे, कुछ हार्मोन्स हो गए हमारे। एंजाइम्स में कौन कौन से आ गए, बहुत सारे होते हैं। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम कहां पर बना रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डीएनए मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाने के बाद जो भी चीज हम आगे की कर रहे हैं कि उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि भाई स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट को कोई और बैक्टीरिया ना आ जाए उसको पॉल्यूट करने के लिए, या हम कोई केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, हार्मोन बना रहे हैं, तो वो सब कहां पे आ रहा है, हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों ने यहां पर ये पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। जिसको हमने बोला था पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो इसमें क्या करा था हमने, एनी ऑफ यू, कल हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर मैं एक इच्छित या वांछित, मतलब क्या होता है इसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो या तो इच्छित या वांछित लक्षण वाले जीव के डीएनए से जीन निकालकर उसको वाहक जीव के जो डीएनए है उसमें स्थानांतरित कर दिया हमने, और उसके बाद जो डीएनए बना वही क्या कहलाया हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया। समझ में आई बात कि हमने इस जो इच्छित और ये जो हमारा ऐसा कोई भी जीव है, उस जीव के
डीएनए से क्या निकाला हमने, एक जीन निकाला या फिर पार्ट ऑफ डीएनए निकाला और उसको किसके अंदर डाल दिया हमने, वाहक के डीएनए, ठीक है, वाहक के डीएनए में स्थानांतरित कर दिया। जो हमारा अब जो डीएनए बना, अब ये नया डीएनए होगा नहीं होगा इसका, जब उसमें हमने नया पार्ट डाल दिया, तो जो ये नया डीएनए बना है दैट इज नथिंग बट आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या ये कांसेप्ट समझ में आया? दिस इज व्हाट योर बायोटेक इज ऑल अबाउट, यही है बायोटेक। अब बस ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जिन जिन हमें जो भी चीजें चाहिए उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे और वही हमारा पूरा बायोटेक का चैप्टर है कि क्या क्या हमें चीजें चाहिए इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा एचडीएनए आ गया, ठीक है, फिर हमारा उसमें से हमने जीन निकालने की कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी, ठीक है, फिर एक वाहक डीएनए भी होगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर डालने की तकनीक और फिर उससे आरडीएनए जो बन गया, फिर आरडीएनए के बाद जो प्रोसेस होगी कि मैंने अब आरडीएनए में किसी ऑर्गेनिज्म में डालूंगा, उसके बाद फिर उस जीन से क्या बनेगा हमारा, ये तो डीएनए है, फाइनल प्रोडक्ट में क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, यही तो चाहिए ना हमें। अगर फॉर एग्जांपल मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूं कि मैंने मानव इंसुलिन बनाया, तो मैंने ये सारा प्रोसेस करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया कि जिसमें वो जीन आ गया जो जीन गायब था इंसुलिन बनाने वाला, अब मैं इंसुलिन की तो बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं इसको कहां पे डालूंगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट सेल में। होस्ट सेल का नाम क्या हो जाएगा हमारा, पोषक कोशिका, पोषक कोशिका, ठीक है। इस पोषक कोशिका में से अब मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में डालकर उस प्रोटीन को या फिर उस हार्मोन को सिंथेसाइज करूंगा बस। सो यही हमारा क्या है, पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी है जो हमें पढ़ना है। अब देखो फिर क्या हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो किसने बनाया, हर्बर्ट बॉयर ने, और एक और नाम था स्टेनले कोहेन, स्टेनले कोहेन, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में, अब प्लाज्मिड आज हम समझेंगे, कल हम लोगों ने यहीं पे रोका था कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो उसके प्लाज्मिड में एक जीन पाया गया, उस जीन का नाम क्या था हमारा, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक प्रतिरोधी रोधी जीन। कोई परेशानी यहां तक? तो उन्होंने क्या करा कि इसके प्लाज्मिड में, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से उन्होंने ये जीन को क्या करा, बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने किस में डाल दिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड, या आप कह सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने डाल दिया, ठीक है, उसके प्लाज्मिड में डाल दिया और यहां से उन्होंने पहला आरडीएनए बनाया। समझ में आई बात? तो ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। क्या करा मतलब मैंने कि किसी के डीएनए से कुछ पार्ट निकाला और दूसरे के डीएनए में डाल दिया, तो अब जो नया वाला डीएनए बना दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए, एक तो उसका खुद का और एक हमने किसी और से लिया, तो जो कॉम्बिनेशन बना वही क्या है हमारा, रिकॉम्बिनेंट। नाम से सोचो रिकॉम्बिनेंट, कि वो कॉम्बिनेशन हमने उसको रिपीट करा, कुछ कॉम्बिनेशन बना है, सो दैट इज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट। तो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतना समझ में आ गया? अब देखो नई चीज हमें जो समझनी है दैट इज व्हाट, प्लाज्मिड। कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो
द्विरज्जु। तो देखो अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या है हमारा? सिंपल सा, अगर एक ये कोशिका है किसकी? बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? कोशिका में तो होता है, लेकिन कहां पे प्रेजेंट होता है? हाँ, एक रीजन होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब न्यूक्लियोइड जो रीजन है जहां पर उसका जेनेटिक मटेरियल कंसंट्रेटेड है उस जगह पे पाया जाता है, क्योंकि इसके पास वो तो है नहीं केंद्रक कोशिका, जो केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो तो नहीं है इसके पास। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही कहीं भी पड़ा हुआ है, लेकिन जहां पे पड़ा हुआ है उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। इसके अलावा इसके पास और भी गोलाकार गुणसूत्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब वो कैसे होते हैं? हमारे बाह्य गुणसूत्र, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के से भी एक्स्ट्रा। ठीक है। स्वतः प्रतिकृत मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब अपने आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। इनको किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। और कैसे हैं? गोलाकार, सर्कुलर। ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है हमारे? आपको अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड सिंपल सा भारी गुणसूत्र स्वतः प्रतिकृत होने वाला गोलाकार द्विरज्जु की डीएनए अणु है। समझ में आई बात? इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपना रेप्लिकेशन अपने आप कर सकता है, तो ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। ठीक है। स्वतः प्रतिकृत होने वाला, स्वतः प्रतिकृत होने वाला डीएनए अणु। ठीक है। लिखो जल्दी। अब देखो जो नई चीज जो हमें आज पढ़नी है वो पढ़नी है हमें टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हमें कौन कौन से उपकरण, टूल्स की आवश्यकता है? तो सबसे पहले जिसकी हमें आवश्यकता है वो है हमारे कुछ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा है लाइगेज एंजाइम। तीसरा है आपका पॉलीमरेज। ये आप लोगों ने नाम बहुत बार सुन रखा है। दूसरा जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है। और हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्लोनिंग वाहक। ठीक है। थर्ड आपको पढ़ना है होस्ट सेल और पोषण कोशिका। चौथा आपको पढ़ना है कुछ टेक्निक्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी आरडीएनए बनाने के लिए। सबसे पहला आपको याद रखना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक आपको याद रखना है पीसीआर, ये आपके में है। और फिफ्थ है आपका एक लास्ट है बायोरिएक्टर, और इसको हम बोल सकते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अभी समझाता हूं क्या क्या है। देखो ये सब कुछ पढ़ते ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कैसे बना वो खत्म होगा और उसी के साथ ही चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग।
अब हमें क्या पढ़ना है, प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस पढ़ने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है कि ये चीज हमें पता होगी क्या क्या है, तब जाकर हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसकी क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो तब पढ़ेंगे हम जब हमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने इंग्रेडिएंट्स को समझ रहे हैं, उसके बाद हम पूरी अपनी रेसिपी बनाएंगे जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की रेसिपी, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंजाइम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आज पढ़ने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आणविक कैंची। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स का मतलब क्या है कि जैसे कैंची काटने का काम करती है, ऐसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कट करने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, आणविक कैंची, ठीक है। दूसरा है हमारा लाइगेज एंजाइम, इसका काम होता है जोड़ने का, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर स्टिचर भी बोलते हैं और सूचर भी बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, स्टिच कर रहा है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने एंजाइम ने कट करा, उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइगेज। पॉलीमरेज का काम क्या होता है, आपको पता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना और जो डीएनए श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाना, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर आ रहा है क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वाहक। ये क्या है, वो है कि जिनमें हम अपने जो भी हमारा इच्छित और वांछित डीएनए है उसको जोड़ेंगे, और ये ज्यादातर क्या होता है, हमारे दो ही चीजों यूज करते हैं, एक है प्लाज्मिड जो हमने पढ़ लिया क्या होता है, और एक और चीज होती है जो हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफाज। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कौन बताएगा कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है। जब हमने हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो हमने बैक्टीरियोफाज लिए थे जो इकोलाई के ऊपर आ रहे थे। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज क्या है हमारे, दीज आर द वायरस, ठीक है, जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो दो हैं, इन दोनों को क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी है कि ये, अच्छा इन दोनों को क्यों लेते हैं क्लोनिंग वाहक के रूप में, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी है कि ये अपनी कॉपी अपने आप बना सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, क्यों, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है दैट इट कैन मेक इट्स ओन कॉपी, वो अपनी कॉपी अपने आप बना सकता है। तीसरी चीज है अपनी होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब जिसकी ऑर्गेनिज्म में आप डाल रहे हो, ये इकोलाई बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि होस्ट सेल को मैं कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊंगा, मतलब सबकी कोशिका है, अब मैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस कोशिका के अंदर डालूंगा कैसे, तभी तो वो प्रोटीन बनाएगी। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में कोई एक कोशिका है, उस कोशिका में मैं ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बनाया था, दो डीएनए से मिलके, इस डीएनए को मैं किसी कोशिका के अंदर डालूंगा तभी तो वो प्रोटीन बनाएगी। तो उस कोशिका के अंदर किसके अंदर डालूंगा, वो कोशिका है होस्ट सेल और पोषक कोशिका, जिसके अंदर मैं उसको डालूंगा और वो मेरा डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। अब इट कैन बी एनीथिंग, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आती है यहाँ पर कुछ टेक्निक्स जो हमें पढ़नी है। पहली है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम समझो, एक तो जेल आया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, तो दो वर्ड्स हैं। तो हम अगर रोज जेल बनाए और उसमें डीएनए को, जो डीएनए के टुकड़े कहां से मिले, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट करे, और उसको हमने डाल दिया एक जेल में, और जेल में डालने के बाद क्या हुआ, अलग अलग साइजेस के बेसिस पे वो हमारे अलग हो गए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, इसलिए इसका नाम हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये कर रहा है डीएनए खंडों को उनके साइज के बेसिस पे अलग अलग कर रहा है। तीसरी चीज है हमारी पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आप ये सोचो, कहीं से भी आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, डीएनए बहुत छोटा सा मिल रहा है आपको, तो लेकिन बहुत सारा काम करना है, तो आपकी डीएनए की आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, बहुत सारी कॉपीज। तो इस पीसीआर तकनीक के कारण हम बिलियन नंबर में कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, खूब सारी कॉपी बना सकते हैं उस डीएनए। फिर लास्ट आ रहा है आपका बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। सारा काम हम कर किस चीज के लिए रहे हैं कि मुझे कोई प्रोटीन मिले, कोई हार्मोन मिले, कोई एंटीबॉडी मिले या कोई वैक्सीन मिले, जो जिस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो वो सारी प्रोसेस आती है हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर। और उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े बायोरिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स होते हैं,
जिनके अंदर ये सारी की सारी हम प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे स्टीयरअप, जो हमारे स्टीयरिंग टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से। तो अब पहला टूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, एंजाइम्स। और उस एंजाइम्स में सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है,
इसको यहाँ पर करो बैक्टीरिया के लिए। लिख लिया? समझ में आ गया? देखो अब यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाम से देखो प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब क्या है? वो किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है। अब कैसे कर रहा है वो काम? 1963 में दो एंजाइम्स का पता लगाया गया जो ई कोलाई में, मतलब एक बैक्टीरिया में एक बैक्टीरियोफाज मतलब जीवाणुभोजी जो जीवाणु को खा रहा है, बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ नहीं होने दे रहा, उसकी वृद्धि नहीं होने दे रहा या वृद्धि नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या है कि कैसे करके वो वृद्धि नहीं करने दे रहा था? तो यहाँ पर दो एंजाइम्स हैं हमारे। पहला एंजाइम हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज और दूसरा है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेज का काम ये है कि ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। किसका मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है? बैक्टीरिया के डीएनए। ठीक है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो कैसा हो गया? मिथाइलेटेड हो गया, मतलब CH3 ग्रुप ऐड कर दिया उसने। लेकिन जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होगा उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? अपने डीएनए को मास्क कर लेगा, छुपा लेगा। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? डीएनए को काटना। अब सोचो कि एक जीवाणुभोजी अपना डीएनए उसके अंदर डाल देगा, बैक्टीरिया के अंदर, तभी तो मारता है उसको। अब जो बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे करके डिस्टिंग्विश करे, कैसे करके वो भेद करेगा, कैसे करके डिफरेंस करेगा कि ये मेरा डीएनए है या फिर जीवाणुभोजी का डीएनए है? तो उसको करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम था हमारा? मिथाइल ट्रांसफरेज। क्योंकि उस मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से उसका अपना डीएनए क्या हो गया? बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि उसने अपने डीएनए में क्या करा? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। जबकि जो